हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप प्ले का 10 जिसका नाम है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का कॉमन एनुअल एग्जाम के लिए 2025-26 के लिए आप स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और आप स्टूडेंट जानते हैं आप स्टूडेंट को 26 तारीख को और 27 तारीख को आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला आएगा। आपका जो 26 तारीख का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहेगा वह आपका कैसा आएगा, प्लस में आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एमसी क्वेश्चन से लेके आपके 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, मैप के क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चन मैप के क्वेश्चंस हो गए। और एक और होता है ना पिक्चर वाले क्वेश्चंस, वैसा भी आपको मैं इस वाली क्लास के मतलब कि कुल मिलाकर के आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ मैं आपके आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से जो आपके जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वे सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। वह सभी क्वेश्चन आपको मैं आज की इस वाली क्लास के अंदर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट को, आप स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो अपने, आप सभी स्टूडेंट को 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, आप सब स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए, तो इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। और इसके आगे भी और भी क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं बनाऊंगा, तो सारे सारे वीडियो को देख लेना। आपकी तैयारी 80 में से 80 मार्क्स कराने में आपको मैं बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। ठीक है, तो लेट्स डू इट, बिना किसी देरी के अपनी क्लास को, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं, तो इसलिए फटाफट से कर लें। एंड इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। चलो क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने में। ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपको डीओई के वेबसाइट पर मिल जाएगा। और ये जो आपका आएगा वार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र है, मतलब कहने मतलब है कि जो आपका जो एनुअल क्वेश्चन पेपर होगा इसके जैसा आएगा। और इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं लिटरली आपको मैं क्या कैसे समझाऊं यार, एकदम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं करा लूं। ये 25-26 के लिए क्लास 11 का आएगा, राजनीतिक विज्ञान है का सब्जेक्ट कोड नंबर 008 है। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है आपका। बाकी आपका जो असली क्वेश्चन पेपर होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। सामान्य देश को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर में, तो यहाँ से पढ़ा जरूर करा करो। इसको क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपका 15 मिनट का समय दिया जाता है आपके एग्जाम के अंदर में, इसको जरूर पढ़ा करो। ठीक है, तो आपको मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं, इसके लिए सॉरी, बट आप इसको अपने एग्जाम के अंदर में जरूर फटाफट से पढ़ लेना। ठीक है, इसको नहीं पढ़ोगे, इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक, आगे बात करते हैं। हम खंड आ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे सारे एमसी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, सब फटाफट से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कि कौन सा सबसे पहले कौन सा हुआ, क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरह से हमारे को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात करते हैं भारत स्वतंत्र हुआ कब हुआ था, 1947 में हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था आपको, ये हुआ था 1949 के समथिंग में हुआ था, 1949 के आसपास में। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, संविधान सभा ने अंगीकार किया। संविधान से अंगीकार मतलब अंगीकार, पहली बैठक ये गलत हो सकता है। अंगीकार किया 1939 में हुआ, और 1949, और संविधान लागू कब हुआ था, ये आपका हुआ था 26 अगस्त, 26 जनवरी, अगस्त नहीं, 26 जनवरी 1950 को हुआ था ना, 26 जनवरी 1950, तो ये 1950 के अंदर में। और 26 जनवरी 1950 हो गया, 1949 है। और स्वतंत्र तो 1947 में हुआ था। पहली बैठक जो है मुझे याद नहीं, उसके लिए सॉरी, बट अभी देखते हैं। ये रहा, चलो तो करते हैं यहाँ से जो हमारा पहले कौन सी बैठक होता है। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था आपका, 1946 के अंदर में हुआ था। क्या होता है 1946 के अंदर में होता है, 9 दिसंबर 1946 के अंदर में। भारत कब स्वतंत्र हुआ हमारा, 15 अगस्त 1947, सबको ये तो पता ही है। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, अंगीकार का मतलब क्या है यहाँ पर, अंगीकार का मतलब स्वीकार किया। संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया, अपनाया। कब अपनाया, 1926 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ, 1950 में हुआ। तो पहला मतलब की संख्या पे सी इसका राइट आंसर है। क्या है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और जितने भी डेट्स आपको मैं बता रहा है हर एक का डेट्स याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैं आपको अब मैं आपको बताना छोड़ दूंगा, मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज पे फोकस करना, हर एक बिंदु पर, हर एक चीज पर। और आज की इस क्लास में मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट होकर के आपको इसको रिविजन जरूर कर लेना, और आपको कंफर्म हो जाएगा, ये आपको पूरा याद पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाना बड़ी तरीके से, बस रिवीजन कर लेना। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सेकंड आएगा। अभिकथन आएगा, राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारा राज्य हमें वह सुरक्षा और अधिकार प्रदान किए जिसकी हमें आज विश्व में सम्मान के साथ जीने के लिए आवश्यकता है। कहने मतलब राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा, राष्ट्रीय नागरिकता की जो अवधारणा है
ये हमारे को क्या करता है, हमारा राज्य हमें जैसे कि हमारा सुरक्षा हो गया, सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है और हमें आज विश्व में सम्मान के साथ जीने के लिए आवश्यकता है। मतलब कि जाने के जो हमारे को जो राष्ट्रीय नागरिकता की जो अवधारणा आएगा वो हमारे को अधिकार देता है, जिससे कि हम सम्मान पूर्वक, ठीक है, सम्मान से अपने सम्मान से जी सकते हैं, ठीक है। तो भी ये कथन हमारा सही है। दूसरा बात करते हैं, कारण की बात करें, वैश्विक नागरिकता की धारणा यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैली समस्याओं से निपटना आसान हो सकता है, ठीक है। अभी क्या बोला, वैश्विक नागरिकता की बात की जा रही है, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे नागरिकता जो है, इससे राष्ट्रीय सीमाओं के पार मतलब अपने देश से दूसरे देशों में जो भी नागरिकता से रिलेटेड में जो आपका टॉपिक आपका क्या रहता है, विषय रहता है, सीमाओं के पार फैली समस्याओं, नागरिकता से रिलेटेड में कोई भी जो आपकी समस्या होता है उसको निपटारा करने में क्या होता है, आपकी वैश्विक नागरिकता से आपका क्या होता है, समाधान आपका उससे समाधान होता है, ठीक है। तो वैश्विक नागरिकता की अवधारणा ये धारणा ये है और राष्ट्रीय नागरिकता की धारणा ये, दोनों ही सही है। बट जो हमारा ये देखो, बट दोनों में अंतर ये है कि भाई ये वैश्विक पे बात कर रहा है, ये आपका राष्ट्रीय नागरिकता पे बात कर रहा है, तो दोनों के टॉपिक अलग अलग हो गए। दोनों सही है बट दोनों के टॉपिक अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा 20 का राइट आंसर है हमारा। इसका मतलब ये है कि हमारा आर ए का सही वाक्य नहीं कर रहा, बस इतना सा है। आगे बढ़ जाता है, ए लॉन्ग ऑफ फ्रीडम, ठीक है, टू फ्रीडम, किसने ए लॉन्ग ऑफ सॉरी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो किसने लिखी है, हमारा पुस्तक के लेखक कौन थे, हमारे नेल्सन मंडेला जी थे। और कैसे, और इस पुस्तक का जो थोड़ा सा जो लॉन्ग वॉक फॉर टू फ्रीडम, इसका मतलब कि लंबी दौड़, इतना से मुझे सही से पता नहीं, इसका अर्थ मुझे सही से नहीं पता, बट आप इसको एक बार से लेके चलोगे तो भाई एक लंबी दौड़, इसका मतलब एक तरह से निकल के आ रहा है कि लंबी दौड़ जो भाई स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, एक लंबी दौड़ स्वतंत्रता के लिए। नेल्सन मंडेला जी ने 27 साल या 28 साल या 29 के समथिंग में, 27 या 28 29 साल के आसपास है, उन्होंने अपने जेल के अंदर में बिताया है, पता है, खाली किसके लिए, ठीक है, किसके लिए वहां पर, वो भी रंग भेद के खिलाफ के लिए, और प्लस में वो अपने संविधान के लिए भी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एकदम सलूट है सर को, जो बहुत ज्यादा सलूट है मेरी तरफ से। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, भारत में कौन सा चुनाव हमारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, हमारे को बताना है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राज्य चुनाव और ग्राम सभा, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा फोर्थ का है राज्य चुनाव, ठीक है। राज्य चुनाव जो हमारे राज्यसभा चुनाव हमारे क्या होते हैं, हमारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, आंसर की क्या पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाके करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा इसको मिलान करना है, ठीक है। देखो इसको ए को हमारे को बी से मिलान करना है, इसमें हमारे को बस यही है। जो भी जिसका ना, जैसे कि बात करें, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए सही, ठीक है, सही अर्थ से मिलाइए, मतलब कि हमारे जो ये शब्द दे रखे हैं इसके अर्थ हमारे को इस साइड में दिए गए हैं, तो हमारे को उससे मिलाना है, ठीक है। तो पहले जन्मसिद्ध नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता मतलब कि किसी देश में जन्म लेने से अर्जित, ठीक है। जन्मसिद्ध नागरिकता क्या होता है, किसी देश में जब हम जन्म लेते हैं उससे हमारे को अर्जित मिलती है, ठीक है। तो पहले का क्या हमारा चौथा है, पहले का चौथा बी या तो डी में से मेरा आंसर होगा। और बात करते हैं, आप चौथे की बात करते हैं, वंश द्वारा नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता मतलब कि माता पिता की राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता के माध्यम से अर्जित, ठीक है, माता पिता के राष्ट्रीयता से अर्जित। तो हमारा पहले का है चौथा है और चौथे का मेरा दूसरा है, चौथे का दूसरा देखो तो 20 का राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कथन एक, स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्रता तभी सार्थक है तभी जाके सभी को समान स्वतंत्रता हो, ये नहीं कि भाई एक को मिल गया दूसरे को नहीं है, ठीक है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन हमारा है, स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डाले बिना किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का उपयोग जो होना है दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालने में, रुकावट डाले बिना उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। हमारे जो दोनों कथन जो है हमारा आएगा, दोनों कथन हमारा सही है, ए इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 7 क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है, ठीक है। संसद में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत जोड़ी को पहचान कर सही उत्तर देना है। तो इसके पहले हमें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सही है। प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये बहुत आपको मैं बताता हूँ, जितनी जैसे कि इसमें क्वेश्चन में जो आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, या आपको मैं इसके हर एक पॉइंट जो आ रहा है हर एक पॉइंट पे गौर करो। जैसे कि हमारा बार बार क्वेश्चन आता है, आपने अधिकतर सुना देखा, ये क्वेश्चन आपके सामने में आया भी होगा, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और संविधान की आत्मा कौन है, हमारा प्रस्तावना होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का।
तो भाई हर एक चीज पर फोकस करना, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या डी है, संविधान की जो भाषा है संस्कृत है, नहीं, ये इसकी संविधान की जो भाषा हमारा है ये तो हिंदी है, ये हिंदी और हमारा क्या अंग्रेजी है, क्या हमारा हिंदी और हमारा अंग्रेजी है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान को जीवंत, ठीक है, जीवंत दस्तावेज बनाने का क्या अर्थ है, ठीक है, जीवंत, जीवंत, जीवंत का अर्थ, ठीक है, जीवंत, ठीक है, जीवंत दस्तावेज बनाने का क्या अर्थ है, जीवंत, ठीक है, जीवंत मतलब कि जीवत, जीवत मतलब जिंदा, क्या है, संविधान को जिंदा दस्तावेज बनाने का क्या अर्थ है, इसका मतलब यह है कि इसमें समाज और समस्या के अनुरूप, ठीक है, ये इसका राइट आंसर, इसमें समाज और समस्या समय के अनुरूप परिवर्तन संभव होना। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा दस्तावेज है, मरा हुआ दस्तावेज नहीं है, ये जिंदा दस्तावेज है आपका, जिसके अंदर हमारा समाज के अनुरूप हो गया या समय के अनुरूप हमारा हो गया, उसके अंदर बदलाव किए जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देते हैं। किस प्रकार के अधिकार हमारे नागरिकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देते हैं, तो बताओ किस प्रकार के अधिकार। तो हमारा है कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार जो तो होते हैं हमारे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देते हैं, ठीक है। आगे करते हैं 11th क्वेश्चन, भारत में मताधिकार का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है, मताधिकार का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है हमारा, बताओ। ये हमारा सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार पे आधारित है, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, मानव अधिकार का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, मानव अधिकार का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है हमारा, मानव गरिमा की रक्षा करना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका है ये यही है, मानव की गरिमा को रक्षा करना, ठीक है, मानव की गरिमा को, मतलब मानव अधिकार मतलब कि मानव के जो मानव को सम्मान को देना, स्वतंत्रता देना, मानव का अधिकार, हर एक उसके पास संसाधन नहीं तो संसाधन तक उसकी पहुंच करवाना, मतलब इस मानव के विकास के लिए पूरा काम करना, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमारे एमसी क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, एमसी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी यहाँ तक कुछ भी डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट्स कर सकते होगे, ठीक है, तो हम कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपके अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बी हैगा, और ये हमारे 6 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स वाले आएंगे, तो उनको करते हैं हम। अब क्वेश्चन हमारा आएगा 13, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, संस्कृति हो गया, ठीक है, संस्कृति मतलब कि अपने अपने जाति हो गया, अपने जाति हो गया, अपने वेशभूषा हो गया, अपनी भाषा हो गया, ठीक है, उसको बचाने के लिए महत्वपूर्ण संस्कृति का अधिकार। शैक्षिक अधिकार भाई शिक्षित होने के लिए, पढ़े लिखे होने के लिए, भाई शैक्षिक होने का अधिकार है ना, अधिकार इंपॉर्टेंट है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं तो कैसे काम कर पाएंगे, तो इसलिए हमारी शिक्षा का अधिकार हमारे इंपॉर्टेंट है, हम आगे बढ़ कैसे पाएंगे, विकास कैसे कर पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी इसको कैसे लिखा जाएगा कैसे नहीं लिखा जाएगा आपको मैं दिखा देता हूँ, और कोर्स बस मैंने बता ही दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ चाहिए तो 13 का हम आंसर लिखेंगे। पहला लिखेंगे हम, इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यक समूहों की विशिष्ट संस्कृति हो गया, भाषा हो गया, लिपि को संरक्षित करना है, मतलब कि उनको बचा कर रखना है, ठीक है भाई, ठीक है, ये चीज आगे करते हैं। सेकंड हम लिखेंगे, ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन तो 2 पॉइंट हम लिखेंगे बस, ठीक है, मैं 3 पॉइंट लिख रखा है, कोई भी 2 पॉइंट आपको बेस्ट जो भी लगे, आसान लगे, उसको याद कर लेना, और बाकी सारे पॉइंट्स ही आपके आसान आएंगे, इजी है, कोई सा भी आप, और आपको क्लास में आपका जो आधे से ज्यादा जो याद है 70% है, मैं क्लास में याद करवा दूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर, बस 30% रिवीजन कर लेना बस, ठीक है, अगले दिन उठ करके रिवीजन कर लेना, ठीक है। एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, ये अधिकार सभी संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के समानता सम्मान को बढ़ावा देते हैं और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तीसरा हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, बस आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रवाद का संबंध स्वयं निर्णय के सिद्धांत से कैसे है, ठीक है, राष्ट्रवाद को जो संबंध है मेरा संबंध स्वयं निर्णय, खुद स्वयं मतलब खुद से निर्णय लेने के सिद्धांत से कैसे हमारा संबंधित है, हमारे को बताना है। तो ये हमारा इस प्रकार से संबंधित है, देखो पहले तो हमारा हैगा, हम लिखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखे, हम राष्ट्रवाद लिखे। राष्ट्रवाद का जो आपका अर्थ क्या होता है समझो, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो एक विशिष्ट समूह के लोगों, जैसे कि समूह के लोगों जिन्हें एक राष्ट्र माना जाता है, मतलब एक ही देश के लोगों, ठीक है, एक ही देश के लोगों के बीच साझा पहचान, संस्कृति, इतिहास, भाषा के आधार पर एकता की भावना पैदा करता है। क्या राष्ट्रवाद, क्या हमारा ये हमारे पास जो देश के अंदर, मतलब कहने मतलब ये है कि एक ऐसा विचारधारा होता है जो हमारे देश के अंदर में रहने वाले सभी लोगों के बीच में क्या करता है, हमारा एकता की भावना को क्या करता है, वह पैदा करता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, अब जब सभी के सभी, अब बात सुनो, जब सभी के सभी लोग एकजुट हो गए, ठीक है, सभी के सभी अब एकता की भावना सब में आ गई,
ठीक है। तो जो आपके जब एकता की भावना जब आपके सबके सामने अंदर में आ गई, तो जो फैसले सबके सब लेंगे, मतलब कि एकजुट लेके जो फैसले लेंगे, जो मतलब कि जो खुद के फैसले तो वह खुद ही लेंगे ना, दूसरा तो कोई लेने नहीं आएगा। अब सबके सब एकजुट हो गए, तो भाई वो अपने समस्याओं के लिए खुद ही फैसले लेंगे, जो भी समस्या है उसका समाधान क्या खुद से फैसले लेंगे। ठीक है, वो आगे देखो, स्वयं निर्णय का सिद्धांत यह अधिकार देता है कि लोगों का यह समूह अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण, जो हमारा जो देश में लोगों का समूह जो एकजुट हो चुके हैं, ठीक है, समूह अपने नागरिक राजनीतिक भविष्य का निर्धारण स्वयं करे, यानी वह सरकार खुद चुने और अपने मामलों का प्रबंधन, अपने समस्याओं का जो भी समाधान खुद करे। तो ये आप 2 पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। बाकी इसका तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट दूसरा तीसरा मत लिखना, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या आएंगे, हमारे जो राष्ट्रवाद हैगा और हमारा जो हैगा स्वयं निर्णय लेना, वह दोनों संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, भारत के संविधान के कौन-कौन से प्रावधान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। मतलब सामाजिक न्याय, समाज के अंदर सामाजिक न्याय हो, सभी को बराबर अधिकार मिले, तो समाज के जो हमारे संविधान के अंदर में कौन-कौन से प्रावधान है, कौन-कौन से नियम कायदे कानून होंगे जिससे हमारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता हैगा, तो कौन-कौन से हैं वह हमारे को लिखना है। चलो करते हैं। तो पहला जो हमारा आएगा प्रस्तावना, ठीक है, हम कोई भी 2 पॉइंट लिखेंगे। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के अंदर में जो हमारा आएगा, ये प्रस्तावना को हम अपने संविधान की आत्मा भी हम कहते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ, ठीक है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता की गारंटी। तो ये क्या करता है, प्रस्तावना क्या करता है, हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के साथ में हमारे को ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देता है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, समाज के अंदर में हमारा क्या है, सामाजिक न्याय हमारे को देता है, ये कानून हो गया, ठीक है, कानून संविधान का प्रावधान हो गया एक, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं अनुच्छेद हमारा क्या आएगा, 14 14, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, ठीक है, कानूनों का समान संरक्षण करता है, ठीक है, मतलब कि कानूनों का सम्मान सम्मान से समान संरक्षण करता है, मतलब कि सभी के संरक्षण करता है। कानून के समक्ष सभी के सभी समान है, और कानूनों का वह क्या करता है, संरक्षण भी करता है, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी, हमारी सीधी सी बात है, कानून के सामने सभी के सब समान है, कोई भी व्यक्ति ऊंचा ऊंचा, कोई बड़ा छोटा कोई भी नहीं, सब समान है, ठीक है। और किसी के और उसके कानून, जो किसी भी व्यक्ति के जो कानूनों का सम्मान संरक्षण करता है, समान संरक्षण करता है। अभी क्या लिखा पड़ा है यार, कानून के समक्ष समानता, ही तो समझ में आ गया, मतलब सभी के सभी लोग क्या समान हैं, और कानून का समान संरक्षण, मतलब कि लोगों के जो कानूनों का क्या करता है, लोगों के जो कानून होते हैं, ये हटा दो, ये वाला हटा दो, छोड़ दो इसे। अगला बढ़ जाओ, नेक्स्ट कर लो। अनुच्छेद नंबर 15 है, ये धर्म हो गया, मूल वर्ष हो गया, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो इस तरह से हमारा सामाजिक न्याय या प्रावधान करता है हमारा संविधान। और ये ऊपर वाला भी क्या है, कानून के समक्ष समानता, मतलब कि सभी को कानून के समक्ष में समानता देता, समानता का अधिकार देता है। इतना भी लिखोगे, इसको यहाँ से हटा दो, बस इतना लिख देना, कानून के समक्ष समानता, ये ऐसे लिखना, यह लोगों को कानून के समक्ष समानता देता है, और इसमें सभी के सभी लोग क्या है, बराबर है, बस ऐसे लिख देना, ठीक है। तो कोई भी 2 लिखना है वैसे भी। आगे करते थे, 16 है, न्यायपालिका मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे करती है। न्यायपालिका जो हमारा मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे करती है। न्यायपालिका मतलब क्या, न्यायालय। न्यायपालिका मतलब न्यायालय, कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये ठीक है। तो देखो, तो पहला हमारा आएगा, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 200 हमारा 26 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। तो इस तरह से हम अपने जो कानून है हमारा, न्यायपालिका है, इस तरह से हमारे मौलिक अधिकार को बचाता है। एंड दूसरा हमारा, न्यायपालिका उन कानूनों या सरकारी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारा जो न्यायपालिका आएगा, उन कानून को, सरकारी कार्यवाही को, मतलब कि रद्द कर सकती है कि जो क्या मौलिक अधिकार का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, उनको हटा देते हैं, देते नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हम 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। सभी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, आपको देखो, तो ये पहला हम लिखे पॉइंट लिखे, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल आदर्शों, दर्शन, मूल्यों, उद्देश्यों, मतलब उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता
का संक्षिप्त संसार है, मतलब कि जो सारांश है, मतलब कि हमारा जो पूरा मतलब पूरे संविधान के अंदर में किन किन टॉपिकों पर बात किया गया है, कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है, उसका क्या सारांश हैगा, इसलिए आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 30 सेकंड हम लिखेंगे। यह संविधान की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है और संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण, विचारों, जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित, आकांक्षाओं में जो क्या चाहते, जनता क्या चाहते हैं, जो राष्ट्र की आत्मा के सम्मान है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की पूरी तरह से व्याख्या करता है कि बस संविधान के अंदर में क्या क्या चीज है, कैसे कैसे हैगा। ठीक है, संविधान के जो निर्माता के दृष्टिकोण क्या थे, उनके विचार क्या थे, लोगों की मांगे क्या थी, और जो और राष्ट्र की आत्मा, राष्ट्र की आत्मा में पूरे देश की जो आत्मा हैगा, ठीक है, अगर आत्मा हैगा तो वो चीज है। ठीक है, देश की आत्मा बताता है, जो राष्ट्र की आत्मा के समान है। ठीक है, मतलब कि देश की जो, हमारा पूरे देश की जो आत्मा होता है भाई, संविधान हमारा आत्मा है। अगर हमारा किसी देश से किसी देश में से संविधान को खत्म कर दिया जाए, संविधान हम मान के चलो हमारे भारत के संविधान हट जाए, तो हमारा जो आत्मा होता है, मतलब कि आत्मा मर गया। जब हमारा आत्मा ही जिंदा नहीं रहेगा, तो मतलब आत्मा ही हमारा सही नहीं रहेगा, तो देश हमारा चल पाएगा? मतलब संविधान हमारा मान के चलो लोकतंत्र हटा दिया जाए, राजतंत्र बन जाए, तो फिर क्या होगा? तानाशाही चलेगा फिर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 18 है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? ठीक है, न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब कि न्यायपालिका की फ्रीडम, न्यायपालिका फ्रीडम क्यों चाहिए भाई? न्यायपालिका को की फ्रीडम क्यों आवश्यकता है? अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगी तो फिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? तो क्यों आवश्यकता है हमारे स्वतंत्र, हमारे न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, क्यों आवश्यकता है हमारे को, तो बताना है। चलो करते हैं। तो पहला हमारा है लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही पर रोक लगाने के लिए हमारे क्या आएगा, लोकतांत्रिक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। पहला ये कारण हो गया। दूसरा हम लिखेंगे कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए हमारे को न्यायपालिका की आवश्यकता है। तीसरा हम लिखेंगे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की आवश्यक है। और चौथा हम लिख सकते हैं निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। तो इसलिए इन सब में से कोई भी दो आपको लिखना है। तो इन सब कारणों के द्वारा हमारा जो स्वतंत्र, हमारे को न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वे आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर रहेंगे। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स कर देना। ठीक है, कमेंट्स कर देना। आपको ये वीडियो बनाने में मुझे, आप इस वाली क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं, तो आप इसकी हेल्प वाली क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो आपको ये बड़ा वीडियो पसंद आया, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वाली वीडियो को प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, एक कमेंट जरूर करना। आप कमेंट करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। अपने दोस्त के साथ में भी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में। और एक चीज और, नेक्स्ट डे उठ करके रिविजन जरूर कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।